बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह ताला ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करे। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नुज़ी वॉइस के साथ नावल अवतार एपिसोड 5। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। तो पढ़ते हैं कहानी की तरफ। उसका ताला खुदकार था, अंदर से चटखनी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। वो गुस्से में पीछो-ताप खाती हुई उठी। उसका लिबास बेतरतीब सा हो गया, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। वो संभल कर बिखरी हुई मेरी तरफ बढ़ी। मेरे सामने पहुंचकर इसने अपना खूबसूरत सुडौल हाथ फिजा में लहराया। जब इसका हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा तो मैंने इसकी झट से भरी भरी कलाई पकड़कर इसे दबोच लिया। मैंने इसकी कलाई मरोड़ी और हाथ पुष्ट की जानब ले गया। वो शोलाबा निगाहों से मुझे घूरने लगी, लेकिन मेरे हाथ की गिरफ्त इसकी कलाई पर इस कदर सख्त थी कि वो अपनी कलाई को जुम्बश तक न दे सकी। छोड़ दो मेरा हाथ। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार उभर आए। उसने अपना सारा जोर सर्फ कर दिया था। छोड़ दो। मैं दूसरे लम्हे इसी तरह गिरफ्त में लेकर मुलाकाती कमरे में ले आया और इसे बड़े सोफे पर धक्का देकर गिरा दिया। वो सोफे पर गिरते ही एक बार गेंद की तरह उछली और दूसरे हाथ से अपनी कलाई पकड़कर दर्द से कराहने और तड़पने लगी। उसने चंद लम्हों के बाद गुस्से से कहा, बदमाश, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? उसकी आवाज़ तेज हो गई। मैंने उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए इत्मीनान और बदतमीजी से अपनी टांगें फैला ली और बोला, तुम्हारा दीदार करने। यहाँ से दफा हो जाओ। वह हज़ियानी लहजे में चीखी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं जो घुस आए हो? जाते हो कि नहीं? मैंने कब कहा कि ये मेरे बाप का घर है? मैं मुस्कुरा दिया। मैं तुमसे एक मरतबा फिर कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। वो भड़क उठी, तुम नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा, अगर मैं नहीं गया तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने उसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करते हुए पूछा, क्या शूट कर दोगी? अगर मेरे पास पिस्टल होता तो मैं तुम्हें अब तक शूट कर चुकी होती। वो बल खाकर बोली, मैं फ़ोन करके पुलिस को बुला लूँगी। तुम्हें पुलिस वालों पर बड़ा नाज है। मैंने हंसते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे चाचा मामू लगते हैं जो फ़ोन करते ही सर के बल चले आएंगे? और फिर मैं तुम्हें फ़ोन करने की मोहलत कहाँ दे रहा हूँ? फिर पुलिस पर भरोसा मत करो, उनसे बद इखलाक कोई नहीं। तुम क्या चाहते हो? उसने खौफजदा नज़रों से सहम कर मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी गर्दन पर कलमा की उंगली फेरते हुए इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब तुम मेरा मतलब साफ समझ गई होगी। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फट गईं। वो सरासीमा होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी जुबान से लर्जीदा सी आवाज़ निकली, क्या? आज की रात इस धरती से तुम्हारा वजूद हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है, यानी तुम्हें बड़ी मोहब्बत और नरमी से कत्ल कर देना है। उसका चेहरा जो पीला पड़ गया था वो सफ़ेद होता चला गया। उसके होंठ कपकपाए। वो किस लिए? मैंने क्या किया? तुमने शांति को कत्ल किया है, मैंने करख्त लहजे में कहा। खून का बदला खून होता है, मैं इसके कत्ल का बदला लेने आया हूँ। मैंने? नहीं नहीं, उसने थूक निगलते हुए कहा। वो हद दर्जा खौफजदा और सरासीमा हो रही थी। मैंने उसे कत्ल नहीं कराया। फिर इसे किसने कत्ल किया है? मैंने करख्त लहजे में कहा। अपनी सलामती चाहती हो तो मुझे सच सच बता दो, वरना याद रखो मैं नहीं जानती। उसका बदन दहशत से लर्ज रहा था। उसने बमुश्किल काबू पाकर कहा, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम कि उसे किसने कत्ल किया। मैंने तो उसे देखा तक नहीं था, मैं उसे जानती तक नहीं थी। फिर इसे क्यों कर और किस लिए कत्ल करा सकती हूँ? इस बदनसीब ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैं इसे कत्ल कराती? यकीनन किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। तुम इसकी बात का यकीन न करो। तुमने शांति को इसलिए कत्ल कराया कि सहगल तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ हो जाए। मैंने कहा, आखिर रास्ता साफ हो गया, तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई। सहगल? उसके होंठों पर जहर का मुस्कुराहट उभरी। वो एक शराब है, मंजिल नहीं। उसका लहजा नफरत से भर गया और उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी स्याह आंखों से हकारत झांकने लगी। उसके चेहरे पर एक कर्ब सा फैल गया। वो चंद लम्हों तक खामोश रही, जैसे बताने में से तजब्जब हो रहा हो। फिर वो दिल गिरफ्ता लहजे में बोली, मैं जिस तकरीब से अभी वापस आई हूँ वहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की से शादी करेगा। तुमसे किसने कहा कि वो किसी और लड़की से शादी करने वाला है? मैंने कहा, ये एक अफवाह भी तो हो सकती है, इसका यकीन न करो। इस लड़की ने, रेखा ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा। उसने अपनी उंगली की अंगूठी दिखाई थी जो सहगल ने इसे पहनाई है। ये मंगनी इन दोनों ने कोई एक माह पहले चोरी छुपे की है। मेरी इस लड़की से दोस्ती है, इसलिए इसने मुझे इत्मीनान में लेकर बता दिया। शायद ये बात गलत हो, मैंने इसे दिलासा दिया। तुम इसकी बात का एतबार ना करो, शायद वो तुम्हें जलाने के लिए कहा गया हो।
اس لڑکی کو اس بات کا علم نہیں کہ میں اور سہگل ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ ہم اپنی محبت کو کچھ عرصہ تک کے لیے پوشیدہ رکھیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سرپرائز دوں، شادی کے اچانک اعلان کا۔ لیکن اس نے کسی اور سے شادی کا عہد کر کے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میرے دل کو کتنا صدمہ ہوا میں بتا نہیں سکتی۔ اس لیے تم سہگل سے انتقام لینے پر تل گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ میری نگاہوں کی تاب نہ لا سکی بلکہ جھکا لی۔ ہاں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ دوسرے لمحے اسے اپنے اس اقرار پر پچھتاوا سا ہوا۔ وہ پشیمان سی ہو گئی۔ تم اس سے کس قسم کا انتقام لوگی؟ میں نے دریافت کیا۔ کیا تم اسے دفتر میں شوٹ کر کے جیل جاؤ گی یا کھانے میں زہر ملا دو گی؟ میں اسے قتل تو نہیں کر سکتی، نہ کھانے میں شراب میں زہر ملا سکتی ہوں، اس نے کہا۔ البتہ اسے ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ تم کس طرح اسے ذلیل و رسوا کرو گی؟ میں نے کہا۔ بڑے لوگوں کے عیب ان کی دولت چھپا لیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں اسے تختہ دار پر لٹکا دوں گی، ریکھا نے مٹھیاں بینچ کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے شانتی کو قتل کیا ہے، وہ اس کا قاتل ہے۔ خیال اور اندازے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ اس کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے۔ ثبوت کے بغیر اس پر پولیس ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ کوئی ثبوت تو نہیں اس کے خلاف میرے پاس، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک مرتبہ میرے فلیٹ میں سہگل نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ میں الجھن میں بہت بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے پوچھا، آخر ایسی کیا الجھن ہے جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر دیا ہے اور تم؟ اس نے جواب دیا تھا کہ اس کی سیکرٹری شانتی نے اس کی فرم کی چند ایسی خامیاں جان لی ہیں جس کے اظہار سے فرم کی ساکھ نہ صرف مٹی میں مل سکتی ہے بلکہ قانونی طور پر مجھے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ شانتی اسے بلیک میل کر رہی ہے کہ اسے فرم میں پارٹنر بنا لوں، 50-50 کا۔ میں اس کمینی کو اتنی بڑی فرم کا حصہ دار بنا لوں؟ ناممکن۔ تو پھر تم کیا کرو گے سہگل؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کہ اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نہیں؟ صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ اس مکار لومڑی کو راستے سے ہٹا دوں، اس نے جواب دیا۔ اسے ہر صورت میں اس دنیا سے جتنا جلد ہو سکے رخصت کر دینا ہوگا، کیونکہ اس نے مجھے 1 ماہ کی مہلت دی ہوئی ہے۔ ممکن ہے اسی نے راستے سے ہٹایا ہو، تو میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ یہ غلطی مجھے یہاں لے آئی، ورنہ میں تمہیں اس وقت آ کر زحمت نہ دیتا۔ ہاں، اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ شکر ہے تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی۔ لیکن تم ہو کون؟ تم نے بتایا نہیں۔ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں گوتم کی جانب سے شانتی کے قتل کے کیس پر کام کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں تمہارے دفتر آیا تھا کہ سہگل سے ملوں۔ تم نے یہ کہا تھا کہ وہ بہت مصروف ہیں، آج نہیں مل سکتے۔ میں واپس ہو گیا۔ میں دراصل تمہاری حفاظت کرنے آیا ہوں۔ میری حفاظت؟ وہ حیرت اور خوف سے اچھل پڑی۔ کیا کوئی خطرہ درپیش ہے؟ ہاں، میں نے سارے ہلا دیا۔ آج کی رات تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس لیے میں یہاں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح سے چونکی جیسے اس کی پشت میں چھرا گھونپ دیا گیا ہو اور اس کا حسین چہرہ سفید دھلی چادر کی طرح ہو گیا۔ لیکن مجھے قتل کون کرنا چاہتا ہے؟ اس کی رسیلی آواز کانپنے لگی۔ اس کے سارے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ تمہیں بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح شانتی کو قتل کیا گیا، میں نے کہا۔ تم نے کیا 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 نہیں کیا یہ اور بات ہے، لیکن مجھے کون اور کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے سراسیمہ ہو کر اپنا سوال دہرایا۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ کس لیے چھپا رہے ہو؟ تم وقت آنے پر قاتل کو دیکھ لینا۔ میں کسی وجہ سے تمہیں بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، میں نے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہی میرے قاتل ہو؟ وہ دہشت زدہ لہجے میں بولی۔ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو اور فریب دے رہے ہو کہ اگر میں تمہیں قتل کرنے آیا ہوتا تو کس بات کا انتظار کرتا؟ میں کہنے لگا، پھر تمہیں موت کی نیند سلا کر چلا جاتا۔ قاتل ایسے کاموں میں دیر نہیں کرتے۔ اچھا، ایک بات کا خیال رکھنا۔ کس بات کا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ دروازے پر دستک ہو یا اطلاعی گھنٹی بجے، میں نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ تم غسل خانے میں جا کر چھپ جانا، ان لوگوں کے سامنے نہ آنا۔ انہیں اور سارا معاملہ میں خود نبٹ لوں گا، تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم دروازہ نہ کھولنا، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ وہ اطلاعی گھنٹی بجا کر واپس چلے جائیں گے، کہیں گے کہ میں نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قاتل سے سامنا ہو۔ میں نے کہا، تمہیں میری بات کی سچائی کا اندازہ ہو، ورنہ تم مجھے قاتل سمجھو گے۔ جب وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھی تو اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ ٹھیک 1:10 پر باہر کے دروازے کا ہینڈل غیر محسوس انداز سے گھومنے لگا۔ ہم نے نہ تو اندر سے چٹخنی لگائی اور نہ ہی دروازہ مقفل کیا تھا۔ قاتل کے لیے آسانی فراہم کر دی تھی۔ چند ثانیوں کے بعد دروازہ کھلا۔ ایک مسلح نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر اس طرح چونکا جیسے سانپ دیکھ لیا ہو۔ اس نے مجھے پستول کے نشانے پر لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، پھر اندر کی طرف جھانکا۔
किचन की तरफ देखा और तेज लहजे में कहा, रेखा कहाँ है? क्या वो बेडरूम में सो रही है या अभी पार्टी से नहीं लौटी? लेकिन वो पार्टी से बहुत पहले चली गई थी। ये मुतरन्नम निस्वानी आवाज़ थी। वो किसी कदर चौकन्ना और होशियार नजर आ रही थी कि कहीं मैं उठकर इसे दबोच न लूं। कौन रेखा? मैंने कहा। वो अपने बॉस सहगल के साथ किसी होटल में है। क्या? उसके हाथ ने पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। क्या तुमने ये दस्ताने आज ही खरीदे हैं? मैंने खुशकुन लहजे में पूछा। बड़े खूबसूरत और कीमती मालूम होते हैं। वो मेरी आवाज़ सुनकर चौंकी। तुम कौन हो? उसने तुंदो तेज लहजे में पूछा। मैं एक इंसान हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं कोई बदरू नहीं। घबराओ नहीं, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम रेखा के फ्लैट में इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने मुझे कहर आलूद नज़रों से घूरा जैसे कच्चा चबा जाएगी। मैं रेखा के इंतज़ार में हूँ, मैंने कहा। क्या तुम गधे हो? वो चिल्लाकर बोली। ये पिस्तौल नहीं देख रहे? इसमें 6 गोलियां भी हैं। मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगी। कत्ल करने वाला कत्ल करने से पहले ना तो वार्निंग देता है ना ही धमकियां। इस शुभ काम में देर क्यों कर रही हो? 1, 2, सच सच बताओ। कमीनी रेखा कहाँ है? इसने बिफर कर पूछा। तुमने नहीं बताया तो फिर मैं तुम्हारा किस्सा पाक करके चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया तो ऐसा करो कि होटल पाम रोज टेलीफोन करो। लेकिन वो चकरा सी गई। वो अंदर ही अंदर जैसे उलझ सी गई। वो गड़बड़ाकर बोली, ये क्या चक्कर है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कामनी डियर, मैंने ठहरे हुए लहजे में उसे मुखातिब किया, ये मामला भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम क्यों खराब कर रही हो वक्त अपना? कौन कामनी? वो सटपटा कर बोली, फिर हैरत से उछल पड़ी। इसके हाथ से पिस्तौल छूटते छूटते बचा। मैं कामनी नहीं, तुम 100% कामनी हो। मैंने कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं जिंदगी में आज तक किसी से धोखा नहीं खाया। तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो फंकारी। फिर मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने अपने बारे में नहीं बताया। आखिर कौन हो तुम? मैं तुम्हारा सगा हूँ, मैंने शौकी से कहा। सगे हो या सुतेले ये तो बाद में बताऊंगी। वो बुरा फरोख्ता हो गई। तुम झूठ बोल रहे हो कि रेखा? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं बोला। तो आखिर तुम्हें मेरी बात का यकीन किस लिए नहीं आ रहा? यकीन कर लो। मैं इस बात का कैसे यकीन कर सकती हूँ कि? इसने कुछ सोचते हुए अपना फिक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया। सुनो कामनी, मैंने बड़े संजीदा लहजे में कहा, तुम मेरी बात गौर और ध्यान से सुनो। तुम एक समझदार लड़की हो। तुम जिसके इशारे पर यह संगीन जुर्म करने जा रही हो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। उस चालबाज के फरेब में ना हो। मैं कामनी नहीं, उसने फर्श पर पैर पटक कर हज़ियानी लहजे में कहा। पता नहीं क्यों तुमने कामनी कामनी की रट लगा रखी है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी हरकत, सकरात सब मिलकर कह रहे हैं कि तुम कामनी हो। मैंने धीमे लहजे में कहा, तुम एक शख्स के कहने पर रेखा को कत्ल करने आई हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ देर बल्कि चंद लम्हात में पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है। मैं तुम्हें एक ऐसे खतरे से आगाह कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। पुलिस? कामनी ने बिजली किसी सूरत से घूमकर बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ घूम गई। पुलिस क्यों आएगी? सहगल पुलिस को ये इतला देगा कि तुम रेखा को कत्ल करने की गर्ज से इसके फ्लैट में गई हो। मैं उसे समझाने लगा, तुम एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो और रेखा को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे डरा रहे हो। उसके लहजे में खौफ सिमट आया। मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी जगह से उठकर इसके पास गया। तुम ताखीर मत करो, जल्दी से कोई और लिबास पहन लो। तुम एक सीधी सादी लड़की हो, बहुत भोली भी हो। सहगल तुम जैसी लड़कियों को फांसता है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। वो अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठकर पिस्तौल गोद में रख लिया। मैं पागल हो जाऊंगी। रेखा, रेखा, मैंने रेखा को आवाज़ दी तो चंद लम्हों बाद अंदर से निकल आई। उसने नकाब पोश को देखकर इस पर पिस्तौल तान लिया। ये तुम्हारी दोस्त कामनी है, मैंने रेखा को समझाते हुए कहा। तुम इसे अंदर ले जाकर जल्दी से कपड़े तब्दील कराओ, इसलिए कि पुलिस आती ही होगी। इसे कोई सा भी लिबास दे दो, कुछ देर बाद सारा मामला तुम दोनों की समझ में आ जाएगा। कामनी ने अपने चेहरे से नकाब उतारी तो रेखा मुतहैयर होकर उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं आया कि कामनी इस तरह आ सकती है। जल्दी करो, मैं जोर से चीखा। ये वक्त सोचने और हैरान होने का नहीं, एक एक लम्हा बहुत कीमती है। वो दोनों तेजी से अंदर चली गई। कामनी जब लिबास तब्दील करके आई और सोफे पर बैठी, दरवाजे पर बड़े जोर की दस्तक हुई। देखो पुलिस आई है, मैंने रेखा से कहा। तुम उठकर दरवाज़ा खोलो, इसलिए कि तुम इस फ्लैट की मालकिन हो। दरवाज़ा खुलते ही इंस्पेक्टर और इसके 2 मुसल्लह साथी थे बिजली किसी तेज़ी से अंदर घुस आए। इंस्पेक्टर ने रेखा को पहचान कर इत्मीनान का सांस लिया। फिर इसने मुझे और कामनी को देखकर रेखा से पूछा, मिस रेखा, ये कौन लोग हैं? ये दोनों मेरे दोस्त हैं। रेखा ने हमारी तरफ पलट कर देखा और जवाब दिया।
लेकिन इतनी रात के आप लोग क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर ने हमारी तरफ मशकूक नज़रों से देखा। खैरियत तो है ना मिस रेखा? चूंकि हम तीनों बचपन के दोस्त और हम जमात रहे हैं और एक अरसा बाद मिले हैं, इसलिए फिर इन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। उसने इतना कहकर सुकून का सांस लिया। हम तीनों थोड़ी देर पहले ही फिल्म और डिनर से लौटे हैं। ओह, ये बात है, इंस्पेक्टर ने कहा। इसने भी जैसे सुकून का सांस लिया था कि वो इतनी रात चक्करों से बच गया। इंस्पेक्टर, रेखा ने इसकी तरफ मसनूई हैरत से देखा। खैरियत तो है? आप इतनी रात मेरे फ्लैट पर किस लिए आए हैं? खैरियत ही नहीं थी, इंस्पेक्टर ने हंस कर जवाब दिया। 10 मिनट कबल आपकी बिल्डिंग से एक फ़ोन आया था किसी गुमनाम शख्स का। उसने इत्तला दी थी कि आपके फ्लैट में एक मुसल्लह नकाबपोश जो स्याह रंग के लिबास में मलबूस है, आपको कत्ल करने के इरादे से आपके फ्लैट में घुसा है। आपका नाम सुनकर बहुत परेशान हुआ था, फिर मैंने खामोशी से मुहासरा कर लिया ताकि सारी बिल्डिंग जाग ना जाए और कातिल हमारी बू पाकर भाग ना जाए। शुक्र है कि इत्तला गलत साबित हुई और आप महफूज भी हैं। किसी ने क्या आपके साथ संगीन मजाक किया है? रेखा बोली। काश वो मरदूद हाथ लग जाए, इंस्पेक्टर ने जहर खंद लहजे में कहा। हम भी क्या करें, इतला पर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाते हैं। आप कुछ पीना पसंद करेंगे? रेखा बोली। मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं? आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। नहीं शुक्रिया, इंस्पेक्टर ने बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हम लोग ड्यूटी पर हैं, फिर किसी वक्त जहमत दूंगा। इंस्पेक्टर अपने साथियों को लेकर फ्लैट से बाहर निकल गया तो रेखा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा मुकफल कर दिया। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर मैंने सुकूत को तोड़ते हुए इन दोनों को मुखातिब करते हुए कहा। सहगल तुम दोनों को फंसाना चाहता था। इस जलील और कमीने ने मुझसे अगले माह शादी करने का वादा किया था। कामनी गुस्से से काम कर नफरत भरे लहजे में बोली। तुम एक सीधी सादी और भोली लड़की हो। मैंने कहा, एक बात याद रखो, मर्द कभी किसी के साथ वफादारी नहीं करता। कामनी, किस कदर दुख और अफसोस की बात है कि तुम मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गई। रेखा ने कहा। मुझे माफ़ कर दो रेखा। कामनी ने अपना सर झुका लिया। उसके चेहरे पर नदामत की सुर्खी फैल गई। वो एक ब्लैकमेलर है। उसने एक तरह से ब्लैकमेल किया मुझे, इस वजह से मैं मजबूर हो गई थी, वरना मैं तो तुम्हें कत्ल करने का सोच भी नहीं सकती। अब हम क्या करें? रेखा ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मेरा जहन माऊफ होकर रह गया। तुम क्या कहते? इंतज़ार करो, मैंने जवाब दिया। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक दिन और एक रात की बात है। वो कानून से बच नहीं सकता। वो तुम्हें किस लिए ब्लैकमेल कर रहा है? रेखा ने कामनी से हैरत से पूछा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं? उसे मेरे माजी की एक फिल्म हाथ लग गई थी। तुम दोनों किसी बात की चिंता ना करो, मैंने दिलासा देते हुए कहा। तुम दोनों मेरे मंसूबा गौर और ध्यान से सुनो। दूसरे दिन रात के 1 बजे सहगल ने चोरों की तरह शांति के फ्लैट का दरवाज़ा खोला। उसके पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी। उसकी शांति के हाँ आमदोरफ़त थी। शांति ने इसे चाबी दे रखी थी। वो इसकी मदद से अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद किया, फिर जेब से टॉर्च निकालकर इसे जलाकर शांति की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। ख्वाबगाह में दाखिल होकर टॉर्च की रोशनी में फर्श पर कोई चीज़ तलाश करने लगा। टॉर्च की रोशनी में से एक चमकती हुई शय नजर आई। उसका चेहरा खुशी से धमक उठा। वो झुककर उसे देखने लगा। उसका टाई पिन था। उसने टाई पिन फर्श से उठाया था कि एकदम रोशनी की चकाचौंध हुई और कमरा तमाम रोशनियां जल उठी। 2 फोटोग्राफरों, इंस्पेक्टर मेरे मुहासरे में घिरा खड़ा हुआ था। वो उसने हम सबको देखा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा, गरीब लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहगल ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी लम्हे गश खाकर गिर सकता है। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसके हाथों में सरकारी जेवर पहना दिया। अब आप सरकार के मेहमान हैं, तशरीफ़ ले चलें। सुबह जब मैं रेखा के फ्लैट पर पहुंचा तो कामनी और रेखा नाश्ते की मेज़ पर मेरी मुंतज़िर थीं। दोनों सहगल की गिरफ्तारी पर बेहद मसरूर दिखाई दे रही थी। रात जिस वक्त सहगल शांति के फ्लैट में टाइपिन की तलाश में आया था, तब कामनी और रेखा इसके बंगले में घुस गई थी। सर्वेंट क्वार्टर में चौकीदार सो रहा था। इसे क्लोरोफार्म सुंघा कर इसे बेहोश कर दिया गया। मैंने सहगल के जहन से जहां बहुत कुछ मालूम किया, वहां सेफ खोलने का कोड नंबर भी मालूम करके इन्हें बता दिया। वो बड़ी हैरान थी, लेकिन मैंने इनकी हैरानी दूर नहीं की। इन दोनों ने इसके सेफ से, जिसे इसने एक बड़ी पेंटिंग से छुपा रखा था, वो कागजात और फिल्में निकाल ली, जिसके जरिए वो इन दोनों को जिंदगी भर ब्लैकमेल करके इन पर हावी रहता और वो कठपुतलियां बनी रहती। इस सेफ में 7 लाख की रकम और सोने के जेवरात भी थे। उसे भी निकाल लिया। रेखा ने नाश्ते के दौरान मुझसे मुतज्जब लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि सहगल मुझे कत्ल करना चाहता है? तुम्हें इसके मंसूबे का इल्म क्यों कर हुआ? कोई भी प्राइवेट सुराग रसां ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता। मैंने हंसकर कहा, ये उनकी अपनी काविश और रसाई होती है। मैं भी तुमसे एक इंतहाई ज़रूरी सवाल करना चाहती हूँ। कामनी ने मेरे चेहरे पर निगाहें मरकूज करके कहा, तुम जवाब दोगे क्या?
कैसा सवाल? मैंने बेपरवाही से पूछा। मैंने जान लिया कि वो क्या पूछना चाहती है। जवाब सवाल पर मुनहसर है। तुम्हें किसने बताया कि सहगल मुझे रेखा को कत्ल करने के लिए भेज रहा है? कामनी ने सवाल किया। वो पुलिस को इतला देगा, इसका ख्याल तुम्हें क्यों कर और कैसे आया? कि इसने अपने मंसूबे में किसी और को भी शरीक किया था? कि इसने तुम्हें इत्मीनान में लिया था? आई एम सॉरी बेबी, मैंने उसे माजरत की। मैंने पुरस्कार बातों के बारे में नहीं बता सकता, कुछ ख्याल मत करना। क्या ये तमाम बातें जो बड़ी पुरस्कार और अनहोनी सी हैं हमेशा राज में ही रहेंगी? कामनी बोली। तुम बहुत पुरस्कार सुराग रसा हो। बिल्कुल। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इन तमाम बातों को मालूम करके करना भी क्या है? इनका राज रहना ही तुम दोनों के लिए बेहतर है। दूसरे दिन सुबह मुझे पूना से मेरे एक देरीना दोस्त करण कुमार का फ़ोन आया कि इतवार के दिन इसकी छोटी बहन करीना की शादी है। करण कुमार के माली हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैंने सोचा कि चलकर इसकी माली मदद करना चाहिए ताकि उसकी बहन ससुराल में इज्जत और सुकून से रहे। हिंदुस्तान में ये आम सी बात थी कि जो लड़की जहेज में मतलूबा चीज़ें ना लाती, इसके ससुराल वाले ना सिर्फ इसकी ज़िंदगी जीर्ण बना देते बल्कि इसे किसी न किसी तरह जान से मार देते थे। मैं जिस कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था वो ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। इसमें लड़कियां, औरतें और मर्द भी सफ़र कर रहे थे। मैं दो मुसाफिरों को देखकर चौंक गया। मैं इन दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। ये दोनों छटे हुए बदमाश थे, जेब तराश भी थे, बहुत बड़े ठग भी थे। उन्होंने एक शिकार को नरगे में लिया हुआ था। इसका शिकार का नाम गोपीनाथ था। इसके पास 20,000 की रकम थी। वो ये रकम अपने बड़े भाई से लेकर जा रहा था। उसकी सास सख्त बीमार थी और अस्पताल में जेर इलाज थी। उसके ऑपरेशन के लिए 20,000 की ज़रूरत थी। इन दो बदमाशों में से एक का नाम रामू और दूसरा ठाकुर के नाम से मशहूर था। रामू गोपीनाथ के बाएं जानब और ठाकुर दाएं जानब। गोपीनाथ बड़ा सादालू था। इन दोनों ने बातों बातों में गोपीनाथ से बहुत कुछ मालूम कर लिया। गोपीनाथ ने इन्हें बता दिया कि वह अपनी सास के इलाज के लिए भाई से 20,000 की रकम लेकर जा रहा है। रामू ने हाथ की सफाई इस वक्त दिखाई जब गोपीनाथ एक स्टेशन पर चाय पीने के लिए उठा था। वो प्लेटफॉर्म पर उतरा तो रामू भी उतरा था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। रामू ने बड़ी सफाई से इसका बटुआ उड़ाकर ठाकर को दे दिया। गोपीनाथ को खबर भी ना हो सकी थी। जब ट्रेन चल पड़ी तो टिकट चेकर भी इसके कंपार्टमेंट में सवार हो गया। टिकट चेकर ने जब गोपीनाथ से टिकट मांगा तो इसने जेब से बटुआ निकालने के लिए हाथ डाला। दूसरे लम्हे इसने शोर मचा दिया। मेरा बटुआ, मेरा बटुआ, मेरी 20,000 की रकम, इसमें मेरा टिकट भी था। हाय राम, मैं क्या करूं? किसी हरामजादे ने मेरा बटुआ उड़ा लिया। गोपीनाथ 30 बरस का खूबसूरत, वजी और दराज का शख्स था। उसके होश उड़ गए थे। उस पर एक नहीं दो दो मुसीबतें नाजिल हुईं। एक तो रकम गायब हो गई, दूसरा टिकट भी गायब। बगैर टिकट के सफ़र करने पर इसे हवालात की हवा खानी थी। रामू ने इससे कहा कि जब वो चाय पीने ट्रेन से उतरा था तब प्लेटफार्म पर किसी ने तुम्हारा बटुआ उड़ा लिया। गोपीनाथ ने इसकी बात का यकीन कर लिया था। इसके सिवा चारा भी नहीं था। एक तरह इसकी बात गोपीनाथ को सच मालूम हुई थी। मैं ठाकुर के सामने जाकर खड़ा हो गया। ठाकुर, मैंने इसे मुखातिब किया तो वो मेरी जुबान से अपना नाम सुनकर चौंका। तुम शराफत से गोपीनाथ का बटुआ दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये गरीब वैसे ही सख्त परेशान है। कौन सा बटुआ? कैसा बटुआ? ठाकुर ने हैरत से कहा। इसका बटुआ मेरे पास कहाँ से आ गया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? प्लेटफार्म पर रामू ने, जो तुम्हारा साथी है, इसकी जेब से बटुआ निकाल कर तुम्हें दिया है। मैंने कहा। बेवकूफ़ ना बनाओ। तो क्या बकवास कर रहा है? रामू उठकर मेरे सामने खम ठोंक कर खड़ा हो गया। उसके लहजे से रौनक टपक रही थी। चुप कर। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो, मैंने करख्त लहजे में जवाब दिया। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दोनों एक नंबरी बदमाश, जेब तराश हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें गोपीनाथ की जेब से बटुआ निकाल कर ठाकुर को देते हुए देखा है। एक उम्र सीधा मुसाफिर ने उठकर मुझसे कहा, किसी पर बिला वजह इल्ज़ाम मत लगाओ। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? इसका सबूत नहीं होता है, मैंने कहा, लेकिन एक सबूत है। वो ये कि इसकी तलाशी ली जाए। बटुआ इसकी जेब में है। मेरी जेब में जो बटुआ है वो मेरा है, ठाकुर ने कहा। खबरदार, जो किसी ने मेरी तलाशी लेने की कोशिश की, इसे मार मार कर सुअर बना दूंगा। मेरे बटुए में मेरी पत्नी की तस्वीर, मेरे दफ्तर का शनाख्ती कार्ड और मेरे भाई के खत भी है, गोपीनाथ ने कहा। हाँ हाँ, इसकी तलाशी लो, मुसाफिरों ने भी यक वक्त कहा। इन साहब ने जो बताया है वो सच है या झूठ पता चल जाएगा। मैं अभी पुलिस को बुलाकर लाता हूँ, टिकट चेकर ने कहा। वो दूसरे कंपार्टमेंट में मौजूद है, इन्हें जाने मत दो, रोके रखो। पुलिस का नाम सुनते ही इन दोनों की हालत ख़राब हो गई। ठाकुर ने जेब से बटुआ निकालकर फर्श पर फेंका। फिर वो रामू इस कंपार्टमेंट से निकलकर दूसरे वाले कंपार्टमेंट की तरफ भागे। भागते वक्त रामू मुझसे टकराया। मैंने रामू का बटुआ निकाल लिया, इसे खबर भी ना हो सकी। गोपीनाथ से ने अपना बटुआ उठाकर इसे खोल कर देखा। इसमें इसकी रकम और टिकट भी मौजूद था। इसने बटुए को सीने से लगाया, फिर एक गहरा सांस लिया। इसकी आंखों में खुशी के आंसू भर गए।
پھر اس نے بٹوے میں سے اپنا ٹکٹ نکال کر چیکر کی طرف بڑھا دیا۔ دوست، آپ نے نہ صرف مجھ پر بلکہ میری ساس پر بھی احسان کیا، میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ بٹوا نہ ملتا تو میں لٹ جاتا، میری ماں مر جاتی۔ آپ تو میرے لیے بھگوان کے اوتار ثابت ہوئے۔ بھگوان آپ کو سدا سکھی رکھے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں پونا جا رہا ہوں تو بہت خوش ہوا۔ وہ بھی پونا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا پتہ بتا دیا، مجھ سے کہا کہ میں اسے ضرور ملوں، اس کے ہاں 2 دن مہمان رہوں۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اسے ضرور ملوں گا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر اس نے ایک ٹیکسی کی، مجھے کرن کمار کے ہاں چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ کرن کمار، اس کی ماں، بیوی اور بہن کرینہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب میں نے کرن کمار کے ہاتھ پر رقم رکھی تو وہ خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے اپنی بہن کی شادی کے لیے مزید 1 لاکھ رقم کی ضرورت تھی۔ 2 دوستوں نے قرض کے طور پر دینے کا وعدہ کیا لیکن عین وقت پر مکر گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، آخری صورت یہ رہ جاتی کہ بمبئی میں اس کا جو فلیٹ تھا وہ کسی مارداڑی کے پاس رہن رکھ کر قرض لے۔ سود اتنا تھا کہ اس کی ادائیگی بس کی بات نہ تھی۔ سارا گھر سخت پریشان تھا، اس کا چین سکون رات کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ کرینہ کی شادی روایتی انداز سے ہوئی۔ میں نے یہ رقم قرض نہیں دی تھی، میں نے ایک بھائی کی حیثیت سے دی تھی۔ میں نے کرینہ کو گودوں کھلایا تھا۔ ان لوگوں کو خوشی سے سرشار دیکھ کر میری آتما کو جو شانتی ملی وہ شاید بڑی سے بڑی دولت پا کر بھی نہ مل سکی۔ شادی کے تیسرے دن دوپہر کے وقت گوپی ناتھ نے مجھے اپنے گھر لے جانے کے لیے آ گیا۔ اس نے راستے میں بتایا کہ اس کی ساس کا کامیاب آپریشن رہا، وہ 3 دن بعد ہسپتال سے بڑی بیٹی کے ہاں چلی جائے گی۔ گوپی ناتھ کا اپنا مکان تھا، 3 کمروں کا یہ بڑا سا مکان تھا۔ نہ صرف کمرے بہت کشادہ تھے بلکہ صحن بھی بہت بڑا تھا۔ اس میں نیم کا ایک گھنا درخت تھا جس درخت کے نیچے 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مکان بہت صاف ستھرا نہایت راستہ تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی بیوی بہت سلیقہ ماندر سگڑ واقع ہوئی ہے۔ اس کا سگڑ پان ایک ایک چیز سے جھلک رہا تھا۔ رات کھانے سے فراغت پانے کے بعد ہم تینوں صحن میں بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے ان دونوں کا ذہن پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں بلا وجہ کسی کا ذہن پڑھتا بھی نہیں تھا۔ ان کی شادی کو 6 برس ہو رہے تھے۔ اس گھر کے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہ کھلا تھا۔ گھر میں سال رواں کے 3 کیلنڈر تھے، ان تینوں کیلنڈروں میں خوبصورت ننھے منھے پیارے پیارے گول مٹول بچوں کی تصویریں تھیں۔ یہ بچے صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کے تھے۔ اس کے علاوہ 2 بہت بڑے فریموں میں بہت ہی خوبصورت بچوں کی تصویریں تھیں۔ یہ سارا انتخاب رادھا کا کیا ہوا تھا۔ جب ہم سونے کے لیے اٹھ رہے تھے تب کسی نے بیرونی دروازے پر دستک دی۔ گوپی ناتھ کیا۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بولا، رادھا، میرے دوست رمیش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شیکھر مجھے لینے آیا ہے، میں جا رہا ہوں، میری واپسی شاید صبح تک ہو۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، میں نے کہا۔ میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ شاید میری ضرورت پڑ جائے، خون کی ضرورت پڑے گی تو میں دوں گا۔ نہیں نہیں، گوپی ناتھ نے کہا، آپ آرام کریں، سو جائیں، رات کے 11 بج رہے ہیں، وہاں خون دینے والے بہت ہیں۔ میں نے ساتھ چلنے کے لیے بے حد اصرار کیا لیکن گوپی ناتھ نہ تو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوا، نہ ہی اس نے مجھے اپنے دوست کرن کمار کے ہاں جانے کی اجازت دی۔ اس نے کہا کہ میں محسن ہوں، میاں بیوی کا، لہٰذا انہیں سیوا کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ صبح 9-10 بجے تک آ جائے گا۔ اس کے دوست شیکھر کا جو ایکسیڈنٹ ہوا وہ بڑا زبردست ہوا۔ 1 گھنٹے بعد شیکھر کا آپریشن ہوگا۔ پھر میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح باہر ٹیکسی رکنے کی آواز آئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر دراز ہو کر لیٹ گیا۔ گوپی ناتھ اس کے کمرے میں جا کر اس سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ وہ میرے کمرے میں آیا، مجھے بیدار کیا، پوچھا، رات نیند کیسی آئی؟ بہت اچھی آئی، میں نے جواب دیا۔ تمہارے جانے کے بعد اب تک سو رہا ہوں۔ اب تمہارا دوست کیسا ہے؟ بر وقت طبی امداد آپریشن سے اسے ایک نئی زندگی مل گئی، گوپی ناتھ نے کہا۔ چلو تیار ہو جاؤ، رادھا ناشتہ کر رہی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد رادھا نے برتن سمیٹے، انہیں دھویا، ہم دونوں کو چائے لا کر دی اور گوپی ناتھ سے بولی، میں ماں کے ہاں جا رہی ہوں، کل تک نہ جا سکی تھی، ابھی 9 بج رہے ہیں، 11 بجے تک آ کر دوپہر کا کھانا بنا دوں گی۔ لسنر، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ تو کہانی سننے کے لیے شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔